Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। सो पहले 11th प्रोबेबिलिटी देखेंगे और फिर उसके बाद 12th प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे, तो एक ही बार में दोनों करेंगे, ठीक है। ओके सो प्रोबेबिलिटी, अभी क्या लगता है आपको प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, क्यों क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी? ये इतने सारे जो थ्योरम है, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह, ज़रूरत क्या है? तो उसके पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है और रियल लाइफ में प्रोबेबिलिटी की कहाँ ज़रूरत है, राइट? क्या लगता है आपको प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यस, एनीवन? पहले तो कैन यू गाइस हियर मी? जस्ट अ सेकंड। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई इवेंट है, इवेंट मतलब कोई सिचुएशन है जहां पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, राइट? फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं शुरुआत से जो समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो, राइट? सो फॉर एग्जांपल, हम लोग एक हिल के ऊपर है एंड देर इज अ सर्कुलर टायर विद अस। अभी इसको, और ये हिल पे बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर, गड्ढे, थोड़े चढ़ाव वगैरह है। तो जैसे ही हम लोग इस टायर को नीचे छोड़ेंगे तो ये सीधा रोल होते हुए ऐसे आएगा, राइट? ओके, अगर मैं अभी इस हील को ऊपर से देख रहा हूं, ठीक है, तो मतलब मैं हील पे खड़ा हूं ऐसे, यहाँ पे, और यहाँ टायर है। ये टायर ऊपर से देख रहा हूं ना मैं, तो अभी ये टायर ऐसे आगे जाएगा, नीचे 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 नीचे, राइट? अगर मैंने क्या किया है, मैंने ऐसे बॉक्सेस बनाए उसके सामने, राइट? अभी बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा कचरा है, पत्थर है वगैरह है, तो टायर सीधा तो नहीं जाएगा, है ना? तो टायर ऐसे करते 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 ऐसे भी जा सकता है, बॉक्स नंबर 1 में, या कभी 2 में, कभी 3 में, या कभी 4 में, ठीक है। हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि 1 के इधर नहीं जाएगा और 4 के इधर नहीं जाएगा, वो इन चारों में से एक में चला ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने अगर आपको पूछा कि अगर मैं टायर नीचे फेंकता हूं, तो मैं अगर बोलूं कि वो 1 में ही जाएगा, तो आप क्या कहोगे? मैं गारंटी से बोलूंगा कि वो 1 में ही जाएगा, दूसरे कोई चांसेस ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट? तो मतलब मैं गारंटी से कह ही नहीं सकता कि वो 1 में जाएगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ जो टेरेन है, जो जो
जो हिल सरफेस है वो अनइवन है, तो अपने हम बता नहीं सकते, बहुत छोटा चीज उसको पूरा चेंज कर देगा। तो मैं सिर्फ ये बोल सकता हूं कि 1 में जाने के चांसेस है, 2 में जाने के चांसेस है, 3 में जाने के चांसेस है, 4 में जाने के चांसेस है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 1 में जाने के चांसेस कितने हैं, 1/4, मतलब 1 में 4 में से 1 में जा सकता है। 1 मतलब कोई एक डब्बा है 1 नंबर का, वो 4 में से एक डब्बा है, राइट। सो 4 में से किसी एक में जा रहा है, तो वो पहले डब्बे में जाने के चांसेस उसके क्या है, 1/4, 4 में से एक, 25% ओनली, सो 1/4। यस और नो। वैसे ही दूसरे डब्बे में जाने के चांसेस, दूसरा डब्बा एक डब्बा है 4 डब्बे में से, उसमें भी 1/4, तीसरे डब्बे में भी 1/4, चौथे डब्बे में भी 1/4। अभी इन चारों डब्बों का अगर चांसेस को ऐड करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 विल बी इक्वल टू 1। मतलब 100% है, चारों में से किसी ना किसी एक में जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, उसके चांसेस 100% है। मुझे प्रोबेबिलिटी शब्द यूज नहीं करना है अभी, है ना। तो ये जो चांसेस है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि व्हाट इज द चांस और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टायर गोइंग इनटू बॉक्स नंबर 1 इज 1/4। लेकिन लाइफ में जो सिनारियोज है, जो इवेंट्स है, वो इतने आसान नहीं होते हैं, राइट। व्हाट इफ मैं यहां पे दीवार खड़ी कर देता हूं ऐसी, और वहां पे बस इतने ही गैप्स है उसमें, और ये जो 1 और 2 के साइड में बहुत ज्यादा गैप है, मतलब अभी 3 और 4 में जाने के चांसेस तो कम हो गए क्योंकि दीवार आ गई बीच में, राइट। व्हाट इफ टायर ऐसे आया और यहां पे लग गया, रुक गया, नहीं गया उधर, तो मतलब एक डब्बा अपन अलग से बना देते हैं, नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं गया, वहीं रुक गया। तो अगर ये इधर आया ऐसे 4 में जा रहा था, नहीं रुक गया यहीं पे। सो मतलब इवेंट लाइफ में, रियल लाइफ में इतने सिंपल नहीं हो सकते, राइट। सो ये सिंपल इवेंट के चांसेस तो हमें पता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स इवेंट के चांसेस कैसे निकाले, उसके लिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी सीखना है, चांसेस। समझ रहा है। हमें ये देखना है कि कोई भी लाइफ में अगर सिचुएशन हो उसके चांसेस कितने हैं, राइट। अगर फॉर एग्जांपल देयर आर टू कंट्रीज जो एक दूसरों के साथ ट्रेड करते हैं, है ना। अभी वो अम, उनको अपनी पॉलिसीज बनानी है, राइट। अभी पॉलिसी बनाते समय हम उनको ये भी तो देखना है कि हमारा सक्सेसफुल होने की या ज्यादा अर्न करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कब होगी, कौन से सिनारियोज में होगी। सो उन्हें वो स्टडी करना होगा। और ट्रेड ऐसी चीज है कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एक दो चीज नहीं बेच रहे या खरीद रहे हम लोग। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रेशियस मेटल्स हो गए, लिथियम हो गया, आयरन और आयरन, ये तो बस गिने चुने बताए। ये तो ऐसे कई सारे टाइप के मिनरल्स है, मेटल्स है, अलॉयज है, राइट। ये एक हो गया। इसमें से कुछ चीजें हम खरीद रहे हैं, कुछ चीजें बेच रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी, चिप्स खरीद रहे किसी और से, सेमीकंडक्टर चिप जो आपके फोन में जाता है, पॉलीमर्स खरीद रहे हैं, बाहर से क्लोथ्स ऑर्डर कर रहे हैं, इंडिया से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बेच रहे हैं। सो ट्रेड में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई ना अभी, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी हमारे सक्सेसफुल होने की। तो हमारे सक्सेसफुल होने में हमारे प्रोबेबिलिटी में कितनी सारी चीजें हैं, राइट। और जब हम ट्रेड करते हैं तब एक ट्रेड दूसरे ट्रेड में डिपेंडेंट होता है ना। तो फॉर एग्जांपल
बाहर से हम फर्टिलाइजर खरीद रहे, अगर बाहर से फर्टिलाइजर कम खरीद लिया तो इंडिया का प्रोड्यूस पे अफेक्ट होगा जो हम बाहर बेच रहे। सो पहले कुछ खरीद रहे थे, उसका इंपैक्ट हो रहा है हम लोग क्या बेच रहे बाहर। फर्टिलाइजर कम खरीदने लग गए तो हम उगा नहीं सकते और फिर बेच नहीं सकते। मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट हो गया, राइट। ये तो यहाँ टायर जो ऊपर से फेंक रहे थे उस केस में था नहीं एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंडेंट। मतलब बॉक्स 1 में अगर जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉक्स 2 को, लेकिन फर्टिलाइजर हम खरीद रहे हैं इंडिया में और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम इंडिया से बेच रहे हैं, इसका फर्क इसको पड़ता है, राइट। सो ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी और चांसेस, ऐसे कॉम्प्लेक्स इवेंट के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज को सीखना है। ये एक सिंपल एग्जांपल था, ठीक है। और एक सिंपल एग्जांपल है, आपके पास कॉइन है, ठीक है। एक साइड में नंबर लिखा है, एक साइड में कोई साइन है जो यूजुअली होता है। अभी ये एक ही कॉइन है बाय द वे, उनके दोनों साइड है, ठीक है, एक ही कॉइन है ये, ठीक है। सब ये कॉइन को मैंने फ्लिप किया, फ्लिप मतलब उछाल दिया। तो पहले उछालने के बाद अगर इसको मैं हेड्स बोलता हूं और इसको टेल्स बोलता हूं, उछालने के बाद पहले आ गया हेड्स, दूसरी बार उछाला फिर आ गया टेल्स। और कोई आ सकता है क्या? नहीं। अब ये हो गया, एक तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में मेरे पास कॉइन था, मैंने उछाला, पहले उछाला एच आया, दूसरी बार उछाला फिर से एच आया, फिर उछाला फिर से एच आया, फिर उछाला टेल आया, फिर अगेन एच आया, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर अगेन एच आया, फिर टेल, राइट। सो ओवरऑल ओवरऑल 50-50% चांसेस है ना दोनों के आने के। तो वो हमेशा 50-50, मतलब अभी मेरा हेड्स आया इसलिए आगे टेल्स ही आएगा, ऐसा जरूरी है क्या नेचर में, यूनिवर्स में? नहीं है। लेकिन हम लोग अगर दिन भर उछालते ही गए, उछालते ही गए, उछालते ही गए, ठीक है, और कैलकुलेट करते ही गए तो जितने भी हमने कॉइल उछाले थे उसमें से हेड्स होगा 50%, टेल्स होगा 50%। हेड्स कितने हैं इसमें? 3 4 5। टेल्स कितने हैं? 3 4 5 6। 5 वर्सेस 6। और एक बार हेड, और एक बार कॉइन उछाल लिया, शायद हेड आ गया, हो गए 6 वर्सेस 6। ऑलमोस्ट 50-50% हो गए। सो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक कॉइन है तो उसका जो एक्सपेरिमेंट करूंगा, उस एक्सपेरिमेंट्स में कितने डेटा पॉइंट्स है, कैसे डेटा पॉइंट्स है? एक है हेड्स, एक है टेल्स, राइट। मतलब इसका आउटकम हो गया ना, एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये आउटकम हो गया उसका, राइट। आउटकम मतलब कॉइन उछालने का रिजल्ट। अगर मैंने कॉइन उछाला तो हेड्स आ सकता है या फिर टेल्स आ सकता है, राइट। हाँ। तो अभी इस कॉइन उछालने के एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। मैंने कॉइन को कुछ अलग गड़बड़ी तरीके से पकड़ के, कुछ मैग्नेट लगा के, कुछ तो करके, स्टिकर लगा के एक साइड, कुछ तो करके, ऐसे तो कुछ किया नहीं। सादा कॉइन था, उछाल दिया, और वो भी जो गिरेगा वो रैंडमली गिरेगा। सो दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। जैसे जैसे टायर था, व्हाट इफ मैं टायर को ऐसे रखूं, तो ये तो ज्यादा से ज्यादा इधर जाएगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट थोड़ी हो गया, है ना, कंट्रोल्ड हो गया हो। सो हमें चाहिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। और ये रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट्स है उसे कहते हैं आउटकम, राइट। हाँ। अभी आउटकम इसका हो सकता है हेड्स और टेल्स, राइट।
जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको कहते हैं सैंपल स्पेस। मतलब एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स को मिला लिया तो सैंपल स्पेस कहते हैं, राइट। अभी आप कहोगे कि आपको दो से शायद उतना समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इफ मैं दो आउटकम से उतना समझ नहीं आ रहा है। व्हाट इफ मैं दो कॉइन लेता हूं, तो दो कॉइन अगर लेता हूं और रैंडम एक्सपेरिमेंट करता हूं तो मुझे कितने अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स। तो मुझे पहला टाइप होगा कि दोनों हेड्स आ गए, पहला भी हेड आ गया और दूसरा भी हेड आ गया। दूसरा रिजल्ट, और बाय द वे दोनों को साथ में उछाल रहा हूं मैं, पहला भी हेड। तो मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, दो कॉइन लिए, दोनों को आंख बंद करके कैसे भी पकड़ के उछालना है, नहीं पता हमें, ठीक है। दूसरा आउटकम हो सकता है पहला हेड आया दूसरा टेल आया। तीसरा आउटकम पहला टेल आया दूसरा हेड आया। चौथा आउटकम टेल्स और टेल्स। इसमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये जो आउटकम है ना ये रियलिस्टिक आउटकम है। आप कहोगे कि भैया दोनों कॉइन अगर खड़े रह गए तो, हाँ 1 इन बिलियन या मिलियन में रह सकता है, बट 1 इन मिलियन एंड बिलियन के प्रोबेबिलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कोई काम का नहीं है वो। सो जस्ट बिकॉज हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए काम का नहीं है, हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, जान दे छोड़, ठीक है। इसलिए हम ऐसी जो चीजें हैं ड्रीम लैंड वाली उसको साइड में रखेंगे, ठीक है। हो सकता है ना आपको क्वेश्चन आ गया होता, हाँ सर हेड्स आणि टेल्स दोन्ही नाही आले तर आता काय करणार, है ना। हा, तर होते तसं कधी कधी, पण आपण ते प्रॅक्टिकली त्याला इम्प्रॅक्टिकल म्हणून साईडला ठेवून देणार, ठीक आहे, ओके। सो हमारे हमारे पास ये चार टाइप के आउटकम है, राइट। सो अभी ये पहला आउटकम, दूसरा आउटकम, तीसरा आउटकम और चौथा आउटकम। सो ये हमारा क्या था, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके। उसके चार आउटकम्स थे, ओके। और वो चार आउटकम का हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। समझ गया आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस, राइट। लेकिन ये आउटकम निकलने के पहले हमने दो कॉइन को उछाला, राइट। सो आउटकम आने के पहले क्या हुआ था, आउटकम आने के पहले इवेंट हुआ था। इवेंट क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स। तो आप कहोगे भैया यही रैंडम एक्सपेरिमेंट भी तो यही है, टॉसिंग टू कॉइन्स। टॉसिंग टू कॉइन्स फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर करते हैं तो, पहली बार मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और मिलियन टाइम्स कर रहे वो वैसे ही टाइप का, राइट। बट बिकॉज हमें सिर्फ आउटकम के टाइप्स देखना है तो एक टाइप का आउटकम के लिए क्या इवेंट है, टॉसिंग टू कॉइन। दूसरे आउटकम के लिए भी वही इवेंट है, तीसरे के लिए भी। सो मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है टॉसिंग टू कॉइन्स, ये मल्टीपल मतलब ओवरऑल पूरे इवेंट्स को मिला के एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, राइट। राइट, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो एक बार हम करते हैं वो इवेंट है, और ऐसे मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं। तो ये पहला इवेंट, फिर उसका आउटकम आया हमें, राइट एंड सो ऑन। अभी अगर अगर इसमें से कोई आउटकम ऐसा हो जो आपके लिए फेवरेबल हो, आपको चाहिए था, या फिर कोई स्पेशल इवेंट होगा कुछ, राइट। मतलब ओवरऑल सारे आउटकम में से कोई एक आउटकम अगर फेवरेबल है, कोई एक स्पेशल इवेंट रिलेटेड है, तो उसे हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे, ओके। बट
these three things and the event is something which is more important to understand. क्योंकि आगे अगर हमें प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज बोलनी है तो देन वी हैव टू स्पीक रैंडम एक्सपेरिमेंट इवेंट आउटकम एंड सैंपल स्पेस. ओके, अभी इवेंट्स इवेंट्स के टाइप हो सकते हैं अलग अलग, राइट? अगर कोई इवेंट है जिसका आउटकम, जिसका एक सिंगल आउटकम है, सिंगल आउटकम है, तो उसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट. एक ही आउटकम है उसका. ऐसा कोई आउटकम जिस ऐसा कोई इवेंट जिसके आउटकम फेवरेबल हो, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सैंपल स्पेस है जिसका एक सिंगल आउटकम हो, कोई एक इवेंट है जिसका सिंगल आउटकम हो, तो उसे हम एलिमेंट्री इवेंट कहेंगे. ठीक है, ऐसा कोई इवेंट है जिसमें आउटकम भले ही मल्टीपल हो, लेकिन वो सारे आउटकम पॉसिबल हो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर फेव, ये हम लोग देखेंगे बाद में दैट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट. मतलब ये होगा ही, ये ऐसा इवेंट है जो सारे पॉसिबल फेवरेबल आउटकम लाएगा ही. और ऐसा इवेंट जिसमें आउटकम ही ना हो, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट. इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कॉइन खड़ा रह गया. ठीक है, जिसमें ना हेड्स आया ना टेल्स आया. ठीक है, हाँ ना. अभी हम लोग इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कैसे करेंगे, यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं. सो हम लोगों को देखना है दो इवेंट्स का यूनियन कैसे करते हैं. एक इवेंट कुछ हुआ, दूसरा इवेंट और कुछ हुआ. अब इन दोनों इवेंट का यूनियन करना है तो कैसे करेंगे हम लोग. ठीक है, तो देखते हैं यूनियन ऑफ टू इवेंट्स. सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ न्यूमेरिकल्स आपको और क्लैरिटी आती जाएगी. न्यूमेरिकल्स is nothing but examples to understand probability. Union of two events. Okay. So let A and B be two events जो कि अगर जो ये इवेंट A और B है, ये जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के पार्ट है, उसका कोई तो एक सैंपल स्पेस होगा S, कुछ तो होगा, राइट? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट में दो इवेंट है A एंड B. ठीक है, अभी यूनियन ऑफ द टू इवेंट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी. दैट मीन्स ए के आउटकम्स प्लस बी के आउटकम्स इज ए यूनियन बी, राइट? तो उनका जो भी आउटकम है दोनों को ऐड करके फाइनल आउटकम बनेगा ए यूनियन बी. ओके, तो चलो देखते हैं कि एस एस जो है वो क्या था, सैंपल स्पेस क्या था. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 50. सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 50. क्या है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 60, नॉट एक्सीडिंग 50? वन से लेके 50 तक, राइट? मतलब 50 आउटकम है इसमें, इस सैंपल स्पेस में. ओके, यस, क्वेश्चन. हाँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. हाँ, सो 50 आउटकम्स है, राइट, हमारे पास. अभी
ये हो गए कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं 50 के नीचे, 50 50 और 50 के नीचे। ओके, तो ये हो गया पूरा सैंपल स्पेस। ओके, और हमें एक इवेंट दिया है, इवेंट कहता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, मतलब सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स जो डिविजिबल बाय 6 हो। इवेंट इज सैंपल स्पेस डिविजिबल बाय 6। सैंपल स्पेस के ऐसे नंबर जो 6 से डिविजिबल है हो। सो वो इवेंट ए जो है, उस इवेंट के आउटकम्स क्या हो गए फिर? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 40, 42, 48। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल 50 नंबर है, यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 है। ओके, और एक दूसरा इवेंट है, इवेंट बी सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 9। क्या होगा? 9, 18, 36 और 45। राइट, सो मतलब अभी ये जो एस है, आपको आपको वेन डायग्राम आती है? जो एस है, एस इज व्हाट 1 to 50, इसमें टोटल 50 नंबर है। अब एस में, अभी एस में ए है, ए में क्या है? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। राइट, और अभी बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें 9, 18, 27, 36 एंड 45। राइट, बट ए और बी में कुछ कॉमन चीजें हैं। राइट, दो चीजें कॉमन है, तो अभी वो वेन डायग्राम कैसा हो जाएगा? ये एस है, ये ए है, ये बी है, ए है, बी है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 18 एंड 36। राइट, ओके, सो ए यूनियन बी मतलब ए प्लस बी। ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया? ए और बी को मिलाना। अभी ए को और बी को जब मिलाएंगे तो 18 और 36 तो 2 बार काउंट हो जाएगा, ए में भी और बी में भी। तो दैट इज नॉट यूनियन। यूनियन मतलब क्या है? ए यूनियन बी इज, जस्ट लिखते चलना है हमें। अच्छा, पहले छोटा नंबर 6 ए में है तो ए यूनियन बी में भी रहेगा। फिर 9 है, 9 बी का है, वो भी ए यूनियन बी में आएगा। फिर 12, फिर 18 दोनों में है, यस। फिर 24, देन 27, देन 30, 36, then 42, 45 and 48. This is A union B. Addition of A and addition of B, दोनों को मिला के। लेकिन वेन डायग्राम के हिसाब से A यूनियन B अगर करेंगे तो A के भी एलिमेंट्स, B के भी एलिमेंट्स, और A और B के एलिमेंट्स 2 बार कैलकुलेट हो गए। तो समझ रहे हो, A यूनियन B इज नॉट लाइक एग्जैक्ट एडिशन। A यूनियन B मतलब A के भी एलिमेंट्स और B के भी एलिमेंट्स टोटल मिलाना है, उनको रिपीट नहीं करना है। अगर ए बी में सेम है, उनको एक बार ही काउंट करना है। सो अभी हमारे पास इवेंट ए जो था दैट वाज व्हाट? एस डिवाइड बाय 6। इवेंट बी जो था वो था सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट एस विच आर डिविजिबल बाय 9, और ए था एलिमेंट्स ऑफ सेट एस विच आर डिविजिबल बाय 6। सो ए यूनियन बी क्या होगा?
सेट ऑफ, हाँ बताओ क्या होगा, ए यूनियन बी का स्टेटमेंट क्या होगा? सिक्स एंड नाइन, सिक्स और नाइन, set of elements of S that are divisible by either 6 or 9. 6 एंड 9 मतलब जो 6 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 6 एंड 9। ऐसे कौन से नंबर है जो सिर्फ 6 एंड 9 से ही डिविजिबल है? 18 and 36. But set of elements of S that are divisible by either 6 और 9, एक तो 6 से या फिर 9 से, दोनों से रहा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 6 से और 9 से, 6 और 9 दोनों से रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वन से चाहिए, एटलीस्ट एक एक कोई किसी से डिविजिबल चाहिए, 6 और, सो A union B is elements of set S that are divisible by 6 और 9। ओके, और आपने ए इंटरसेक्शन बी भी देखा होगा वेन डायग्राम में। सो ये जो चीज है बीच की, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो? ए और बी का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी इज ए यूनियन बी। ओके, सो वैसे ए यूनियन बी जो होता है वो होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? ए में 18 और 36 दोनों है, बी में 18 और 36 दोनों है, तो ए प्लस बी करेंगे तो इसमें 18 और 36 दो बार आ गए ना, 1836, 1836। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1836। सो माइनस ए इंटरसेक्शन बी जब करेंगे जिसमें 1836 एक बार है, तो ये तो कैंसिल होगा ना, एक इंटरसेक्शन, तो एक ही बचाएगा वो। इसलिए ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस उनका इंटरसेक्शन को एक बार माइनस करना है, क्योंकि उसका इंटरसेक्शन दो दो बार ऐड हो जाता है उसमें, इसलिए एक माइनस करना होता है। समझ गया? ओके, सो ए इंटरसेक्शन बी की स्टेटमेंट क्या होगी? एलिमेंट्स ऑफ सेट एस that are divisible by 6 and 9, दोनों 6 से भी और 9 से भी, दोनों से डिविजिबल चाहिए वो नंबर, विच इज 18 and 36। ओके, सो आपको समझ गया यूनियन ऑफ टू सेट्स, ए यूनियन बी। वैसे इंटरसेक्शन भी समझ ही गए आप जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट यूनियन तो समझ गए, राइट? व्हाट इज यूनियन? ओके, नाउ नेक्स्ट इज exhaustive events। Exhaustive events. Two events A and B in the sample space are said to be exhaustive. Exhaustive मतलब सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को एग्जॉस्ट कर दिया, सबको यूज कर लिया उन्होंने। ए और बी में ऐसे इवेंट, ऐसी सैंपल आ गए जो पूरे सैंपल स्पेस में हो, मतलब ऐसे इवेंट्स ए एंड बी जिनको अगर ऐड कर लेते हैं या मीन यूनियन कर लेते हैं, ए और बी को ऐड करना इज यूनियन। ओके, और ए इंटरसेक्शन मतलब ए और बी के बीच का कॉमन क्या है? ए यूनियन बी इज व्हाट? एडिशन।
A इंटरसेक्शन B इज व्हाट इज कॉमन? दोनों में कॉमन क्या है? देखा ना, ए सेट और बी सेट दोनों में कॉमन क्या होता है? ये बीच का ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन क्या होता है? ये पूरा ए यूनियन बी। ओके, हाँ। सो एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे होते हैं ए एंड बी, जो ए यूनियन बी अगर करेंगे तो पूरा सैंपल सेट बन जाएगा। कैसे? चलो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा है, थ्रोइंग अ डाई एंड नोटिंग द नंबर ऑन द टॉप। डाई फेंक रहे, डाई के कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई, और जो भी टॉप पे नंबर होगा वो नोट करेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? कौन बताएगा? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 में से कुछ भी आ सकता है, राइट? तो पूरे टोटल जो भी आउटकम है, एक तो एक आएगा या फिर दो आएगा या फिर तीन, चार, पांच, और आप बोलोगे बीच में खड़ा हो जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं दिखेगा, वो तो बीच में एकदम पिरामिड हो जाएगा उसका। हाँ, हो सकता है 1 in million और बिलियन टाइम्स। मेरे लाइफ में तो कभी ऐसा हुआ नहीं आज तक, मेरे साथ जितने भी बार डाई फेंका है। ठीक है, सो इट्स 1 in billion और मिलियन, जो कि प्रैक्टिकली अपने लिए कोई काम का नहीं है। होगा होगा किसी के साथ हुआ होगा, लेकिन वो इतनी कम चांसेस है तो उसको सैंपल सेट में डाल नहीं सकते। ठीक है, हाँ। सो वो हमारा सैंपल सेट है। अभी इवेंट ए है। अभी लेट ए बी द इवेंट which has number which does not exceed 4। तो इसके आउटकम क्या हो गए इवेंट ए के? 1 2 1 2 3 and 4, they said does not exceed 4, 4 does not exceed 4, 4 is 4, so it is part of the event. Now then another B event that this number is not smaller than 3, not smaller than 3, no, only not smaller than 3। तो आप बताओ मुझे क्या होगा? 3 4 5 6 एग्जैक्टली। नॉट स्मॉलर बोला है उन्होंने, नॉट इक्वल टू 3 एंड स्मॉलर देन 3 ऐसे नहीं बोला। लेस देन इक्वल टू 3 नहीं बोला, ओनली लेस देन 3 बोला, नॉट लेस देन 3। ठीक है ना? सो ये हो गए। तो अभी ए यूनियन बी क्या होगा? अच्छा, ए में क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी में क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अरे ये तो सैंपल स्पेस हो गया। सो ए और बी क्या हो गए? एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए, सारा सैंपल कवर कर लिया उन्होंने। ओके, उसका वेन डायग्राम कैसे दिखेगा? ये सैंपल स्पेस है, उसमें ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए इंटरसेक्शन बी, क्या है इंटरसेक्शन? 3 4 3 4, 3 and 4, 1 2 3 4 5 and 6। इज इट करेक्ट? आपको बनाते आएगा ये? कंफर्टेबली बनाते आएगा? ओके, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स जो हमने ऑलरेडी देख लिया। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स, ठीक है। अभी अगेन सेम, हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है is the set of all integers, all positive integers not exceeding 50, 1 to 50, total 50, right? अब A is set of elements of S that are divisible by 3। क्या है बताओ जरा?
बताओ जल्दी ना। हम्म 42 45 48. Then there is another event B wherein the set of elements of S that are divisible by 5. जल्दी बताओ 5 45 and 50. Okay, now A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कौन बताएगा? जो A और B दोनों में कॉमन है 15 15 30 45. दैट्स इट, जस्ट 3. वो मतलब A और B, मतलब ये सेट S है, ये A है, ये B है, इसमें आ रहा है 15 30 एंड 45 दोनों में कॉमन A इंटरसेक्शन B. ओके, नेक्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, इवेंट A and B in the sample space S are said to be mutually exclusive if they have no outcomes in common. मतलब if they have no outcome in common मतलब क्या? एग्जैक्टली exactly. उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कोई नंबर ही नहीं है, कुछ नहीं है, आउटकम ही नहीं है उनका कोई, उनके बीच में कोई कॉमन. सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब, म्यूचुअली इंक्लूसिव मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिव है, जो इवेंट ए है वो बहुत अलग है और इवेंट बी जो है वो बहुत अलग है. एक्सक्लूसिव है, सेपरेट है, एक दूसरे से बहुत अलग है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए डज नॉट केयर अबाउट बी, बी डज नॉट केयर अबाउट ए, दे आर वेरी डिफरेंट. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ठीक है, ओके. अगेन रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसका सेट जिसका सेट है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर नॉट एक्सीडिंग 50 1 2 50. ओके, अभी इवेंट ए जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस दैट आर डिविजिबल बाय 8 क्या होगा? 8 16 24 32 40 48. And then there is an event B, set of elements of S that are divisible by 13. Quickly. That's it. तो अभी A इंटरसेक्शन B क्या है? Nothing, null, right? No elements. So these event A and event B are mutually exclusive. Okay? Yes. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर A इंटरसेक्शन B में कुछ नहीं है तो A यूनियन B में क्या होगा? सोच समझ के बताना. एग्जैक्टली exactly. अगर ये इवेंट है, दो ही इवेंट है उसके,
ऐसा समझना पहले, वो पूरे सेट के 2 ही इवेंट है। अगर उनमें इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, ये ए है और ये बी है, उनमें कुछ नहीं है कॉमन, तो ए यूनियन बी इज योर सेट प्रोवाइडेड ए एंड बी आर दी ओनली 2 इवेंट्स ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सेट है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, एक इवेंट सी है, एक इवेंट डी है, एक इवेंट ई है, कुछ भी हो सकता है ना, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4, आई कैन टेक एनी नंबर ऑफ इवेंट्स। सो इसका मतलब ए और बी सारा सारा सेट कवर कर लेगा ऐसा भी नहीं है ना। ओके, हाँ, चलो अभी कुछ ऑपरेशंस है, कोई फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है ए, उसका कुछ तो आ रहा है, उसी का अपोजिट होगा कोई इवेंट ए डैश, मतलब ए डैश मतलब ए में जितने भी है उसमें से टोटल रैंडम एक्सपेरिमेंट के सेट में जितने भी थे उससे माइनस करना होगा, या फिर एस माइनस ए, मतलब ये एस है और ये ए है, तो जो भी बचा हुआ है ना बाहर ए के, दैट इज ए डैश, विच इज ए डैश मतलब a set which is not A is event A, बचा हुआ जो भी है वो दैट इज नॉट ए डैश। ओके, ओके, किस आपको क्वेश्चन था? हम्म, राइट, तो मैंने क्या बोला, ऐसा मैंने आई आई गेव यू वन कंडीशन कि देर आर जस्ट 2 इवेंट्स ए एंड बी विच कवर्स द एंटायर सैंपल स्पेस। सो अगर वो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस होगा, उस केस में ए इंटरसेक्शन बी नल इवेंट होगा। मतलब कहना क्या है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कौन से ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, फिर से बताता हूं मैं, एक सैंपल स्पेस है, उसके 2 ही इवेंट है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया लेकिन बाद में उसके 2 ही इवेंट है। फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस किया, उसके 2 इवेंट एच एंड टी, ये सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट ए is heads, event A is the event where heads occur, yes, event B is the event where tails occur, T. A union B is what? H and T, which is your sample space. A intersection B is null. Why? Why? Because A and B are mutually exclusive. See, there is nothing common, right? Mutually exclusive event. So for a mutually exclusive event like this, जिसमें सैंपल स्पेस पूरा कवर हो जाता है, सो मतलब क्या हो गया, ए बी एच एंड टी, देखो ए और बी ने पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। समझ रहे हो? हाँ, समझ गया अभी? ओके, ओके, सो अभी अगर मैं कहूं कि कोई इवेंट ए यूनियन बी है, मतलब ए में या बी में से कोई भी एक एलिमेंट आएगा आंसर। मतलब मैंने कोई भी इवेंट किया, उन्होंने बोला कि समथिंग डिविजिबल बाय 5 था, राइट, ए डिविजिबल बाय 5 था, 5, 15, 20, 25 सो ऑन, बी था डिविजिबल बाय 6 समझ लो, सो 6, 12, 18, 30, वो डिविजिबल बाय 6 था ना, 34,
and then 40 and so on. Oh, 24 and then 30, right? So on. So इसका A union B बनेगा. A union B, which is 5, 6, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30 and so on, right? So अगर A यूनियन B मतलब A और B मिला के, लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है कि either an element of A or an element of B. Yes or no? Yes or no? Either element of A or element of B. Yes or no? Yes. और वैसे ही अभी A इंटरसेक्शन B मतलब A और B के बीच का कॉमन, इस केस में 30 एंड सो ऑन कुछ तो होगा. तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है? एन एलिमेंट विच इज इन बोथ A एंड B. A यूनियन B मतलब एलिमेंट आइदर इन A और B. A इंटरसेक्शन B मतलब एन एलिमेंट विच इज इन बोथ A एंड B. यस. ओके. अब ये दो चीजें हैं जो आपको खुद समझनी है या फिर ट्राई करना है समझने का. A डैश इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B. इसका मीनिंग क्या है वो आपको मुझे बताना है. दूसरा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश इक्वल टू A यूनियन B का होल डैश. इन दोनों का मीनिंग होता है नीदर A नॉर B. ओके. इन दोनों का मीनिंग आपको मुझे कल समझाना है नेक्स्ट क्लास में. ओके. सो यू हैव वन डे टू फिगर आउट उसका मीनिंग क्या है. बेसिकली आपको वेन डायग्राम, कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लेना है, उसका वेन डायग्राम बनाना है, इवेंट ए और इवेंट बी देखना है, वेन डायग्राम बनाना है और इसका मीनिंग समझना है. सिंपल. ठीक है. चलो, कोई क्वेश्चन? नो. ओके, सी यू गाइस टुमारो देन. चलो, बाय बाय.